हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये सैम्पल पेपर आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, चाहे आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स हो, कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हो, या फिर आप फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो आपको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है। तो देखिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेक्शन ए में। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस है, तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए इसको। तो इसमें डिटेल के साथ मैं आपको बता रही हूँ इसके आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब्स है एंड एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट है एंड दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आपका सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड है। तो आपने क्या किया, इसको इसमें मिक्स कर दिया। देखो, मिक्स कर रहे हैं ना। तो पूछा है कि जब आप मिक्स करोगे तो आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंट करेगा सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। तो पहले आप इस रिएक्शन को करके देखेंगे कि सोडियम सल्फेट में जब आप बेरियम क्लोराइड को मिक्स करते हो तो क्या क्या बनता है। तो देखिए, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब आपको पता है यहाँ पे देखो सोडियम का आयन है और यहाँ पे बेरियम का आयन है। तो जब भी इसके पास इसका आयन होगा और इसके पास इसका आयन होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी कि Na के पास तो Cl आयन चला जाएगा, जो Ba का आयन Cl था वो Na के पास आ जाता है, NaCl बन जाएगा। और बेरियम के पास ये जो सल्फेट है जो Na के पास था वो Ba के पास चला जाता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी आयंस का एक्सचेंज हो गया। Na का आयन ये जो था ये बेरियम के पास चला जाएगा और Ba का जो आयन था वो सोडियम के पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो बेरियम सल्फेट बनता है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है, जो सोल्यूशन से बाहर आ सकती है। ये एक्वस फॉर्म में ही रहेगा NaCl। देखो, पहले दोनों ही एक्वस थे, पर जब बेरियम सल्फेट बन जाएगा तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जबकि NaCl एक्वस सोल्यूशन में ही रहेगा। तो ये सोल्यूशन से क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो इसका कलर भी पूछते हैं कई बार, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो इन्होंने यही पूछा है कि जो प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में बना, तो देखो प्रोडक्ट तो आपके पास 2 बने हैं, बट ये एक्वस फॉर्म में है, तो ये आपका प्रेसिपिटेट है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, तो बेरियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है इसमें। ए ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड, बी है बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो देखो प्रोडक्ट में तो ये बेरियम सल्फेट और NaCl है ना, तो बेरियम सल्फेट और NaCl में से ये प्रेसिपिटेट है, ये आपका सॉलिड फॉर्म है, तो बेरियम सल्फेट बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। बेरियम सल्फेट क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर है। तो ये डिटेल में आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो जब भी आपके केमिस्ट्री के ना कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप रिएक्शंस को लिखा कीजिए ताकि आपको उसका आंसर मिल सके। तो देखिए, आपको क्या बोला है, जिंक मेटल में आपने क्या मिक्स किया है, कॉपर सल्फेट, मतलब जिंक मेटल को आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मिक्स कर दिया है। तो उसके बाद 30 मिनट के बाद क्या कलर चेंज होगा सोल्यूशन का। तो पहले तो रिएक्शन करके देखते हैं। जिंक मेटल में हमने क्या किसको मिलाया, कॉपर सल्फेट, यानी आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। कॉपर सल्फेट का क्या है, सोल्यूशन है, यानी ये एक्वस फॉर्म में है। सोल्यूशन किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। और जिंक क्या है, मेटल है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होगी। तो देखो, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आपने जिंक को मिलाया तो जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर से, आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना। तो जिंक जो होती है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए जिंक क्या करेगी, कॉपर का जो ये आयन है ना सल्फेट वाला, ये अपने पास ले लेगी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, यानी अलग कर देगी, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल में से आयन अलग कर देती है। तो जिंक के पास सल्फेट आ जाएगा, ठीक है, ZnSO4, और ये जो कॉपर है ये सेपरेट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। रीज़न वही है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो जिंक एक्चुअल में सिल्वर वाइट कलर की होती है, बट जैसे ही वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन बनाती है, ये सोल्यूशन बन जाएगा, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, एंड ये कॉपर आपका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, सोल्यूशन से बाहर आ जाएगा कॉपर। ठीक है, और जिंक सल्फेट पहले सॉलिड स्टेट में था, अब ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, तो कलरलेस होता है। ये सिल्वर वाइट से कैसा चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इन्होंने यही पूछा है कि जो कलर है सोल्यूशन का आफ्टर 30 मिनट के बाद, यानी कि रिएक्शन होने के बाद। रिएक्शन होने के बाद देखो, रिएक्शन से पहले ये सिल्वर वाइट था और ये ब्लू कलर का था। तो रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट जो बनेगा वो कलरलेस होता है,
तो सिल्वर वाइट से जिंक किस में चला गया, कलरलेस में। तो कलरलेस कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइल्ड नॉन कॉरोसिव बेसिक सॉल्ट इज, आपको पता है सॉल्ट 3 टाइप्स के होते हैं, एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है और एक बेसिक सॉल्ट होता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो सॉल्ट से रिलेटेड होगी, आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें सॉल्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो वो मैं वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, तो उनको आप ज़रूर देखिए। वहाँ पे सॉल्ट की डिटेल वीडियोस भी है, टाइप ऑफ सॉल्ट्स के, तो वहाँ पे आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसको समझ लेते हैं। तो बेसिक सॉल्ट पूछा है, तो देखो सॉल्ट मैंने अभी आपको बताया, सॉल्ट आपके 3 टाइप के होते हैं। एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, न्यूट्रल, एक होता है बेसिक सॉल्ट और एक होता है एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब बनता है। और बेसिक सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, वीक एसिड होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि बेसिक सॉल्ट है ना, तो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और एसिडिक जब सॉल्ट होता है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बट वीक बेस होगा, ठीक है। तो आपको क्योंकि बेसिक सॉल्ट बोला है, तो आपका बेसिक सॉल्ट का मतलब ये होगा, है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको बेस स्ट्रॉन्ग लेना है। तो देखो यहाँ पे NaCl में अगर देखो तो NaCl जो सॉल्ट है उसमें देखो Na और Cl, देखो Na में OH दे दो और इसमें HCl H दे दो। तो इसमें कौन कौन से सॉल्ट है, इस सॉल्ट में कौन कौन से एसिड और बेस है, एक तो HCl एसिड है और NaOH बेस है। तो ये तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये जो सॉल्ट है NaCl वो तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा, है ना। वो कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल, क्योंकि उसमें दोनों एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि बेस कौन सा है, NaOH है, और एसिड कौन सा है, HCl है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका सॉल्ट नहीं हो सकता, बेसिक सॉल्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो तो आपका बेस होता है, ये तो आपने पढ़ा हुआ ना, वो सॉल्ट नहीं होता, वो बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका बेस है, ना कि सॉल्ट। NaCl सॉल्ट है, NaOH भी आपका बेस है, वो सॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो A और C तो आपके ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जब भी OH होता है ना, तो यानी ये सॉल्ट नहीं है, ये बेस है। CaOH2 NaOH ये क्या होते हैं, ये बेस होते हैं। तो NaCl और NaHCO3 में आपको मालूम करना है कि कौन सा सॉल्ट बेसिक है। तो मैंने अभी आपको बताया NaCl तो आपका NaOH और HCl से मिलके बना है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ना कि बेसिक। तो यानी कि बचा कौन सा, NaHCO3। NaHCO3 किससे बना हुआ है, Na और देखो HCO3 है ना, तो ये NaOH, एक तो NaOH से बना हुआ है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे CO2 भी मिक्स हुआ है, ठीक है। और CO2 कैसा होता है, एसिड होता है, ठीक है, समझ आया। नॉन मेटेलिक सॉल्ट कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये एसिड और ये बेस है। तो आपका NaOH क्या होगा, ये एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट होगा। ये सॉल्ट है और कैसा है, माइल्ड है, ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नहीं है, ये माइल्ड सॉल्ट है, बट बेसिक नेचर का। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पास जो बेस है ना NaOH, वो कैसा बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और बट जो एसिड है ना इसके पास HCO3 H2SCO3 होता है, इसका कंप्लीट रिएक्शन है वो हम बाद में कर लेंगे। बट इसमें इसके अंदर बेस तो NaOH है, बट जो एसिड H2CO3 है, इसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ये एक वीक एसिड होता है। ये क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। तो ये वाला बेस इस स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से बना है, इसलिए ये जो सॉल्ट है ये बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्योंकि ऑप्शंस में दिख रहा था कि 2 ऑप्शन तो आपके बेस वाले हैं, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, NaOH भी बेस है, तो ये तो सॉल्ट है नहीं दोनों के दोनों। तो बचे कौन से, NaCl और NaHCO3। NaCl आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है, तो ये NaHCO3 जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है और वीक एसिड से बना है, इन दोनों से बना है। तो इसलिए ये कैसा सॉल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बेसिक सॉल्ट का माइल्ड
बेसिक सॉल्ट जो करोसिव ना हो, मतलब जो हार्मफुल ना हो, तो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल एक्स, ए कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो ये क्वेश्चन तो आपने बार बार समझ भी रखा होगा, जब भी बर्निंग मैचस्टिक लाते हैं और उसमें से क्या होता है, बर्निंग साउंड आता है, पॉप साउंड आता है ना, तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो पता ही चल गया होगा आपको कि बर्निंग साउंड आ रहा है एक मैचस्टिक लाते जब भी, तो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। और वो हाइड्रोजन गैस आपको पता है कलरलेस होती है। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, कलरलेस होती है। तो ये रिएक्शन पहले समझ लेते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आपने क्या किया, एक मेटल एक्स को डाला है। तो मान लो मेटल एक्स थी और उसमें उसको हमने किस में डाला, सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में डाला, H2SO4 में। तो वो देखो, अगर वो मेटल है तो वो क्या करती है, हाइड्रोजन रिलीज़ करती है ना। मेटल का काम क्या है, एसिड के साथ हाइड्रोजन को रिलीज़ करना, क्योंकि बोला भी है क्वेश्चन में कि एक गैस रिलीज़ हुई है, कलरलेस गैस। तो मेटल है अगर और एसिड है, तो मेटल एसिड में से कौन सी गैस रिलीज़ करेगी, क्योंकि एसिड के पास H होता है ना, तो ये H2 गैस रिलीज़ करेगी जो कि कलरलेस होगी और जो मैचस्टिक लाने पे पॉप साउंड देगी। तो वो मेटल कौन सी हो सकती है, एक्चुअल में मेटल कौन सी हो सकती है जो H2 को अलग कर सके। H2 को कौन सी मेटल अलग करेगी, जो रिएक्टिव मेटल होगी, तभी तो वो डिस्प्लेस कर पाएगी, H2 को अलग कर पाएगी। अगर ये लेस रिएक्टिव होगी लाइक कॉपर, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो यानी ये X तभी SO4 को अपने पास ले पाएगा जब ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। H2SO4 में से SO4 को कब लेगा, ये डिस्प्लेस कब करेगा, और H2 को अलग कब करेगा, जब ये जो मेटल है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो इन चारों मेटल में से देखो, सोडियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर होगा ना अगर X, तो यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। अगर यहाँ कॉपर या सिल्वर हो तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वो H2 को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगी। हाँ, सोडियम और जिंक दोनों कर पाएंगे ये रिएक्शन, बट इन्होंने पूछा कि कौन सी गैस है जो मेटल एक्स हो सकती है। तो देखो, सोडियम जिंक वैसे तो दोनों हो सकती है, बट सोडियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए एक्स की जगह यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, हमको सोडियम रखना पड़ेगा। और सोडियम क्या करेगा, H2SO4 में से SO4 को अपने पास ले लेगा और ये जो H2 गैस है इसको अलग कर देगा, ठीक है। तो यानी कि मेटल कौन सी होगी, सोडियम। कॉपर और सिल्वर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बहुत कम रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो वैसे तो सोडियम और जिंक दोनों डिस्प्लेस कर देगी हाइड्रोजन, बट ज़्यादा रिएक्टिव क्योंकि सोडियम, तो आंसर सोडियम होगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, यहाँ पे आपको सोडियम ऑक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला बताना है। तो सोडियम ऑक्साइड क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड होता है ना, यानी कि सोडियम और ऑक्साइड, देखो सोडियम और ऑक्सीजन से बना है ना सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम मेटल है और ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल है ना। तो मेटल और नॉन मेटल से जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं। अब इसको बनाने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए सोडियम ऑक्साइड का। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका सोडियम होता है और ऑक्सीजन होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 281 होगा। पहले शेल में 2 आता है, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आता है, तो 10 हो गए और एक बचेगा तो 11 हो जाएंगे, है ना। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये याद कर लेना। तो यहाँ पहले शेल में 2 आएगा तो बचे कितने, 6, तो वो सेकंड शेल में चले जाएंगे। तो इसका जब मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगी Na का, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में Na का सिंबल लिखो सोडियम का, और इसके लास्ट में कितना है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना डॉट लग जाएगा। इस ऑक्सीजन के लास्ट में देखो कितने हैं, लास्ट में 6 है ना, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसके कितने डॉट बनेंगे, 6 डॉट बनेंगे। अब आप चाहो तो इनके डॉट को, इसको डॉट दिखा दो, इसको क्रॉस दिखा सकते हो। तो जब भी कोई मेटल होती है उसका एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है, तो उसका लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन पे लास्ट में जो नंबर आता है ना, उतने उसके पास डॉट आ जाते हैं। इसके पास लास्ट में 6 है तो 6 डॉट आ जाएंगे, इसमें लास्ट में 1 है तो 1 डॉट आ जाएगा। अब देखो, सोडियम के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है अगर इसका 1 यहाँ से चला जाए, ठीक है। तो ये 1 अगर हटा देता है तो ये 10 यानी ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। लेकिन फिर ये Na क्योंकि 1 हटा चुका है ना, तो ये Na प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसी ऑक्सीजन के पास देखो 2 और 6 8 है। अगर यहाँ पे 6 की जगह 8 हो जाए ना यहाँ पे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी से 2 किसी से लेने पड़ेंगे। तो अगर 2 किसी से लेने पड़ेंगे तो इसमें अगर ये 6 की जगह 8 कर लेता है लास्ट में, तो ये
इसको 2 उधार लेने पड़ेंगे ना, तो इसमें 2 माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने 2 किसी से उधार लिए। तो फिलहाल हमें इसको देखना है Na और ऑक्सीजन को। तो देखो Na के लास्ट में 1 है तो 1 डॉट लगा देना है, और ऑक्सीजन के लास्ट में 6 है तो 6 डॉट लगा देने हैं। अब क्योंकि Na के पास एक एक्स्ट्रा है तो ये एक हटाना है, तभी ये इसका ऑक्टेट क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो ये अपना 1 डॉट ना इसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को, ठीक है। अब लेकिन इस ऑक्सीजन को तो कितने डॉट की ज़रूरत है, 2 डॉट की ज़रूरत है, ताकि इसका 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 6 थोड़ी ना देगा ये किसी को, 2 किसी से ले लेगा, क्योंकि इसके पास 1 है तो ये 7 नहीं ले पाएगा, तो ये एक अपना देगा। तो मेटल क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है, ठीक है। ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगी, और ये नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, यानी कि 6 थोड़ा ना देगा किसी को, 2 किसी से ले लेगी उधार। तो यानी इसके पास 1 था तो इसने 1 दे दिया, लेकिन इसके पास, इसको तो 2 की ज़रूरत है ना, इसके पास तो 2 2 4 2 6 1 7 आए हैं, तो 2 बनाने के लिए इसको एक और Na की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक Na के पास एक अपना और डॉट होगा, तो ये भी यहाँ चला जाएगा। अब देखो 2 Na ने मिलके एक ऑक्सीजन को 2 क्या दे दिए, डॉट दे दिए, अपने जो डॉट थे वो यहाँ मिल गए। तो देखो Na में ने तो 1 डॉट दिया ना, तो 1 प्लस का चार्ज आएगा, बट कितने Na ने दिया है, 2 Na ने दिया है, ठीक है। और इनके डॉट तो हट चुके हैं ना, लेकिन ऑक्सीजन के कितने डॉट थे, 6 तो उसके खुद के डॉट थे, और 2 उसने क्या करे, उधार ले लिए इससे, एक इससे उधार लिया, एक इससे। तो जब 2 उधार लिए तो इस पर 2 माइनस का चार्ज आएगा, बट एक ही ऑक्सीजन ने लिया ना, तो यहाँ 2 नहीं आएगा आगे। तो आप देखो इसमें से कौन सा है जो इस सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। Na2 प्लस नहीं, Na ने तो एक ही दिया है ना, तो Na2 प्लस तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। Na प्लस ठीक है, ये Na का प्लस है, और कितने Na, 2, यस ये वाला। और ऑक्सीजन के देखो 8 डॉट आ गए, बट 2 माइनस का चार्ज लग गया, ये ठीक है, बी ऑप्शन आपका ठीक है। बट ये सी और डी भी देख लेते हैं, ये क्यों गलत है, क्योंकि Na प्लस में 2, ये तो ठीक है, Na प्लस के 2, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर देखो तो ऑक्सीजन के 8 डॉट बना के ना उन्होंने -1 चार्ज लगा लिया है। ऑक्सीजन ने एक थोड़ी ना लिया है, एक ऑक्सीजन ने कितने लिए, 2 लिए, तो 2 माइनस चार्ज लगना चाहिए, जबकि इन्होंने 1 माइनस चार्ज लगाया, तो ये गलत है। इसका वाला देख लेते हैं, Na में +1, ये ठीक है, Na में +1 है, ऑक्सीजन में 2 माइनस है, बट यहाँ पे एक ही Na है, यहाँ पे एक Na थोड़ी ना है, यहाँ तो 2 Na आए, इसलिए 2 यहाँ लगा है, तो ये भी गलत है। तो यानी बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। तो ये आपको बनाना समझ आ गया होगा कैसे बनाया जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो पहले इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जितने डॉट लास्ट में होंगे उतने यहाँ लगा देने हैं, इस पर भी और इस पर भी। अब इसको 2 की ज़रूरत है, इसने तो 1 ही दिया, तो 1 और लेना पड़ेगा, तो इसने 1 ने तो 1 ही दिया ना, 1 प्लस का चार्ज कितनों ने मिलके दिया, 2 ने मिलके दिया। और एक ऑक्सीजन ने कितने लिए, 2 लिए, तो 2 माइनस, एक ही ऑक्सीजन ले ली, तो 1 को यहाँ लिखो या मत लिखो। और इसने, क्योंकि इसके डॉट तो हट गए दोनों, तो इसमें से तो कोई डॉट नहीं आएगा, बट इसके पास 6 थे और 2 और आ गए, तो 8 दिखाने पड़ेंगे आपको। तो इस पर ऐसे करके यूँ करके आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, जिसका जो क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि बेसिक ऑक्साइड एक्चुअल में मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं, यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड होंगे, लाइक Na का ऑक्साइड Na2O, या कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया CaO, है ना। ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये एक्चुअल में बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, लाइक CO2, सी क्या है, नॉन मेटल, उसका जो ऑक्साइड है CO2, ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये याद रखना। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो बेसिक ऑक्साइड है तो मेटालिक ऑक्साइड होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी कि इसके लास्ट में या तो 1 नंबर होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। और जो नॉन मेटल होता है उसके लास्ट में या तो 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। तो आप अगर कॉन्फ़िगरेशन को देखें, देखो यहाँ 7 है तो कॉन्फ़िगरेशन 2 5, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये तो नॉन मेटल है। 5 जब भी लास्ट में 5 आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो आपकी मेटल नहीं होती, वो नॉन मेटल होती है। तो 5 तो नॉन मेटल है। 7 देखो लास्ट में, इसमें 17 में 2 8 7, तो 7 है ना लास्ट में, तो 7 वाला क्या होगा, वो भी नॉन मेटल होगा। 14 में देखो 2 8 4 4 है लास्ट में, तो ये भी नॉन मेटल होगा। 11 में देखो 2 8 1, तो 1 है लास्ट में, तो मैंने क्या कहा, जब 1 होता है लास्ट में 2 होता है या 3 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होता है तो वो मेटल होती है, क्योंकि मेटल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। जबकि जो नॉन मेटल होती है ना 5 7 4, तो ये 5 7 4 लॉस नहीं करती, ये गेन करती है। 5 है तो 3 गेन कर लेगी, 7 है तो 1 गेन कर लेगी। तो जब भी 4 5 7 होता है या 6 होता है,
लास्ट में तो नॉन मेटल होती है, और लास्ट में अगर लास्ट वाले शेल में 1 2 होता है या 3 होता है तो वो मेटल होती है, सॉरी। और ये ऊपर वाले क्या है, नॉन मेटल है। तो आपको बेसिक ऑक्साइड मैंने बताया मेटेलिक ऑक्साइड है, तो मेटल इनमें से कौन सा वाला है जिसके लास्ट में 1 है ना। तो 1 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये 11 यानी कि एटॉमिक नंबर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एलिमेंट एम, एक एलिमेंट एम है जिसके पास 50% इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड शेल में है, मतलब 50% इलेक्ट्रॉन फील्ड है थर्ड शेल में एज इन द सेकंड शेल, मतलब जितने भी सेकंड में थे उसके 50% थर्ड में है। तो देखो यानी कि शेल कितनी है, 3 शेल है, तो आप पहले 3 शेल बना लो। तो 3 शेल बनाने का मतलब क्या है, के शेल, एल शेल, एम शेल, है ना। अब आपको क्योंकि बोला है तीसरी शेल तक चले गए हो ना आप, तो यानी पहली शेल और दूसरी शेल तो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी तो तीसरी शेल में पहुंचोगे। तो पहली शेल में मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं, दूसरी शेल में मैक्सिमम कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब तीसरी शेल में कंडीशन क्या दी है, जितनी दूसरी शेल में थे ना उसके 50% है, तो अगर दूसरी शेल में 8 है तो इसमें कितने हो जाएंगे, 50% कर दो 8 का, आधा 4, है ना। तो अगर ये आपका मेटल जो है एलिमेंट एम, वो अगर थर्ड शेल तक गया है, अगर वो थर्ड शेल तक गया है तो इसका मतलब उसकी फर्स्ट और सेकंड शेल तो कंप्लीट होनी चाहिए ना, तभी तो वो थर्ड शेल में उसके एटम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड शेल को आप पहले कंप्लीट करो, इसमें 2 होता है मैक्सिमम, इसमें 8 होता है, और जितना इसमें है ना उसका 50% इस थर्ड शेल में है। तो ये 8 है तो इसका 50% 4 होता है, तो इसका टोटल कितना आ गया, 2 8 10 4 14, है ना। तो यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होगा उस एम जो एम आपका एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 14 होगा। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर ही पूछा है एम का, तो 14, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 14 आंसर, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जनरली फूड इज़ ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ज़्यादातर क्या होता है कि फूड जो होता है ब्रोकन होता है और एब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर ही, ठीक है। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये जो फूड ब्रोकन और एब्जॉर्ब होता है आउटसाइड द बॉडी। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फूड उसका ब्रोकन या एब्जॉर्ब आउटसाइड द बॉडी होता है। तो अमीबा तो इनसाइड ही करती है ना, पैरामीशियम भी इनसाइड करता है, लाइस भी। मशरूम जो होता है वो अब क्या करता है, फूड को ब्रोकन और एब्जॉर्ब आउटसाइड द बॉडी करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन मशरूम, ठीक है, जो कि बॉडी के बाहर ही क्या करता है, फूड को ब्रोक और एब्जॉर्ब करता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मशरूम। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके वो एक्चुअल में सेंस ऑर्गन में लोकेटेड होते हैं। तो इसमें से पूछा गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, टंग में, नोज़ में, आई में, ईयर में। तो ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर होता है ये टंग में प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, टंग, ए ऑप्शन टंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड। मतलब कि एक फार्मर है जो बनाना उगाना चाहता है जो कि बिल्कुल सिमिलर होंगे जो प्लांट उसने उसके फील्ड में पहले से ही है, मतलब बिल्कुल सिमिलर प्लांट उगाना चाहता है वो। तो इसमें से कौन सा मेथड है जिससे वो सिमिलर प्लांट उगा सकता है। तो देखो सिमिलर प्लांट में सेक्शुअल वाला तो बिल्कुल वेरिएशन दिखाता है, वो तो वेरिएशन करता है ना, और जो भी ऑफब्रिंग्स होते हैं उनमें वेरिएशन लाता है सेक्शुअल वाला, और बडिंग से भी चेंज हो जाता है। रीजनरेशन से भी जो प्लांट होते हैं वो वेरी कर जाते हैं। बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा तरीका है जिससे बिल्कुल सिमिलर प्लांट मिलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से वो बिल्कुल सिमिलर प्लांट को उगा सकता है। तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का, सी ऑप्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। आगे के 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड प्लेलिस्ट की वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। 2-3 क्वेश्चन पेपर्स है उसमें, तो आप चाहे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूँगी उसको आप अच्छी तरह से करिए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करना है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। मैथ्स के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए।
तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जो भी क्वेश्चन पेपर्स है, सैम्पल पेपर्स है, प्रैक्टिस पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, वो सब का सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा चैनल के अंदर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना एंड प्लेलिस्ट की वीडियोस को फिर से कह रही हूँ दोबारा देख लेना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन बाय।